नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आ जाइए दोस्तों, फटाक से दोस्तों जुड़ जाइए दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? तो गाइस, आज था आपका टेस्ट नंबर 23 और टॉपिक था दोस्तों आपका इंडेक्स नंबर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने टेस्ट दिया होगा और अच्छे से आपने टेस्ट को कवर किया होगा। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए दोस्तों, सभी लोग एक बार आ जाइए लाइव दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसा रहा टेस्ट? एक बार कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आपका टेस्ट कैसा रहा आज का दोस्तों। ओके, गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे इस कक्षा के माध्यम से इंडेक्स नंबर को लेकर हम चर्चा करेंगे और इंडेक्स नंबर का टेस्ट आपका कैसा था उस सब के बारे में अपन बात करने वाले। ओके, सभी लोग एक बार जुड़ जाए दोस्तों। जितने भी लोग लाइव है सारे लोग एक बार लाइव जुड़ जाए दोस्तों। ओके, जितने भी लोग हैं वो एक बार सभी लोग लाइव आके जुड़ जाए दोस्तों। ओके, गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आ जाइए दोस्तों। संगणक में कितने फॉर्म भरे गए टोटल? सर प्लीज गुस्सा मत कर। अब बेटा यार ये कोई जवाब नहीं था यार, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता सर। 2 बजे और कल की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया। कोई बात नहीं, आ गया तो कोई बात देख लो सर। संगणक में कितने? ओके, यस सर, यस सर। राम राम जी। ओके ओके, मेहर बेटा आगे मौज कर दी, गुरु जी मौज कर दी, मजा आ गया, थैंक यू। तो बस मित्रों अब पढ़ो दोस्तों, दम लगा के लगा दो जोर। डेली सर संगणक में कितने? यार मेहर बेटा मैंने कह रहा मेरे को नहीं पता, बस आगे जिता गए। आपको अपनी एक सीट से मतलब है, अपनी एक सीट को लीजिए दोस्तों, खत्म बात दोस्तों। आगे तो आपको एक सीट से मतलब आपको सारी सीटों से मतलब ध्यान नहीं, आपको सारी सीटें बैठनी नहीं है कि आपको भाई सारी सीटें आपको लेनी है, तो आपको करना नहीं दोस्तों। ओके, चलिए मित्रों। ओके, चलिए आज अपन बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स नंबर के क्वेश्चनों के बारे में। यानी दोस्तों सूचकांक का अभी अब की बार संगणक की खोपड़ी में छेद कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। खोपड़ी में छेद करो चाहे कहीं और छेद करो, तुम्हारा जाए चाहे छेद करो। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों सूचकांक में, यानी इन इंडेक्स। गुरुदेव को सादर प्रणाम, कॉमर्स के किंग हो गुरुदेव, महान मानना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। तो सूचकांक में, इंडेक्स में दोस्तों, इंडेक्स में चालू वर्ष के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में तुलना की जाती है। पिछले वर्ष के आधार पर चालू वर्ष में तुलना की जाती है, या दोनों सत्य है या दोनों असत्य है दोस्तों। ये बात आपसे पूछी जा रही है कि दोनों स्टेटमेंट सत्य है, दोनों स्टेटमेंट असत्य, दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखो, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा मित्रों, इतनी सी मैं बात जानता हूं और इतनी सी बात आपको जरूर कहने का प्रयास होगा कि इंडेक्स में अपन निकालते ऐसे P01, इसका मतलब होता है आपका P1 अपॉन P0 इंटू में 100। ये इंडेक्स का सूत्र होता है। इसका मतलब दोस्तों यहां पर पिछले वर्ष के आधार पर, इसका मतलब था पिछले वर्ष के आधार पर चालू वर्ष की तुलना यहां पर की जाती है। पिछले वर्ष के आधार पर चालू वर्ष की तुलना इंडेक्स में की जाती है। ओके, तो इसका मतलब होता है पिछले वर्ष के आधार पर चालू वर्ष की तुलना की जाती है। इसका मतलब होता है मित्रों, अगर बात करें कि इसका मतलब होता है यहाँ का पिछले वर्ष के आधार पर चालू वर्ष की तुलना की जाती है। ओके, तो अपन कह सकते हैं इसका मतलब ये होता है कीमत सूचकांक। इसको बोलते हैं कीमत सूचकांक। इसको क्या बोलते हैं? कीमत सूचकांक कहा जाता है। ये अपना प्राइस इंडेक्स अपना कहलाता है। इसको मैं प्राइस इंडेक्स की परिभाषा के अंतर्गत शामिल करता हूं। ये मेरा प्राइस इंडेक्स कहलाता है। इसको अपन कीमत सूचकांक की परिभाषा के अंतर्गत कंसिडर करते हैं, अर्थात ये अपना कीमत सूचकांक अपना ये कहलाता है। ओके तो अपन कह सकते हैं कि करंट ईयर की प्राइस ऊपर होगी और दोस्तों बेस ईयर की प्राइस नीचे होगी। यानी दोस्तों अपन बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो अपन करंट है तो पिछले वर्ष के आधार पर, यानी पिछले वर्ष के आधार पर चालू वर्ष की तुलना सूचकांक में की जाती है। ओके, श्रृंखला मूल्य अनुपात की बात रही कि श्रृंखला मूल्य अनुपात का सूत्र क्या होता है। ओके, चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100 नहीं, ये तो होता है दोस्तों आपका कीमत सूचकांक। ये तो होता है आपका कीमत सूचकांक का सूत्र। ये प्राइस इंडेक्स का सूत्र होता है, ये कीमत सूचकांक का सूत्र होता है, यानी P01 का सूत्र होता है, अर्थात चालू वर्ष का मूल्य अपॉन आधार वर्ष का मूल्य इंटू में 100। आधार वर्ष का मूल्य, अच्छा तो इसका दोस्तों सुनो, आधार वर्ष का मूल्य इसको क्या बोलेंगे? P10। मतलब P10 का मतलब होता है तो कि आपका P10 तो P0 अपॉन P1 इंटू में 100 बोलेंगे, अर्थात तो चालू वर्ष के आधार पर
ओके, पिछले वर्ष की या आधार वर्ष की कीमत की बात करते हैं तो ये अपना P10 कहलाता है। जबकि दोस्तों श्रृंखला मूल्य अनुपात का मतलब होता है मित्रों चालू वर्ष का मूल्य और पिछले वर्ष का मूल्य इनटू में 100। ये आपकी एक चेन होती है, इस चेन के आधार पर श्रृंखला मूल्य अनुपात की गणना की जाती है, एक चेन के आधार पर इसकी गणना की जाती है। कई बार दोस्तों एग्जामिनर तुमसे क्या क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि P01 का सूत्र क्या होता है और P10 का सूत्र क्या होता है। तो सीधी सी बात है, ये जीरो है ना, ये जीरो जो पहले है मित्रों वो नीचे है, तो P0 अपॉन याद आएगा P1 इंटू में 100। यहाँ पर आपका P1 है तो ये P1 आपका नीचे और P0 इंटू अपन में आ जाएगा 100। इसका मतलब यहाँ पर प्रश्न था कि श्रृंखला मूल्य अनुपात की बात आती है। ओके, ओके, श्रृंखला मूल्य अनुपात का सूत्र था चालू वर्ष का मूल्य बटे पिछले वर्ष का मूल्य इनटू में 100 करेंगे। तो चालू वर्ष का मूल्य कितना है मित्रों और पिछले वर्ष का मूल्य कितना है इनटू अपन 100 करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी गणना यहाँ पर हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं चालू वर्ष का मूल्य अपॉन पिछले वर्ष का मूल्य इनटू में 100। ये आपका श्रृंखला मूल्य अनुपात को दर्शाने वाला होता है, श्रृंखला मूल्य अनुपात को दर्शाने की बात होती है। ओके, बता आगे नहीं, दोनों सत्य नहीं हो सकते, नहीं हो सकते बेटा। क्वेश्चन में एक में दोनों नहीं हो सकते बेटा, बिल्कुल नहीं हो सकते। दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं? सूचकांक बेसिकली कीमत सूचकांक को कहते हैं और सूचकांक हमेशा पिछले वर्ष के आधार पर चालू वर्ष की तुलना करता है, ये तो गलत होता है दोस्तों। ओके, आगे अगला प्रश्न है फिशर का आदर्श सूचकांक है। अब देखो तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है, कई बार एग्जाम में आता है कि फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है, फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक क्यों कहलाता है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार दोस्तों एग्जाम के अंतर्गत आता है मित्रों। तो देखो फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण नंबर एक दोस्तों एक तो कह सकते हैं गुणोत्तर माध्य के आधार पर गणना की जाती है, इसकी गणना गुणोत्तर माध्य के आधार पर की जाती है। तो फिशर के सूचकांक की गणना गुणोत्तर माध्य के आधार पर की जाती है। तो गुणोत्तर माध्य के आधार पर की जाती है, इसीलिए फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहते हैं। दूसरा क्या होता है, ये समय उत्क्रम्यता परीक्षण यानी आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओके, समय उत्क्रम्यता परीक्षण की बात करें, समय उत्क्रम्यता परीक्षण एवं तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण की बात करता है। इसमें समय उत्क्रम्यता परीक्षण और इसके अंतर्गत बात करें तो तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण। ओके, तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण पर ये खरा उतरता है। ओके, खरा उतरता है, इसीलिए दोस्तों अपन कह सकते खरा उतरता है, इसीलिए अपन कह सकते हैं कि फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक कहलाता है। फिशर का सूचकांक जो होता है मित्रों वो क्या होता है, लैसपेट सूचकांक। फिशर का सूचकांक क्या होता है, आपका जो लैसपेट सूचकांक होता है मित्रों, आपका जो लैसपेट सूचकांक होता है, लैसपेट सूचकांक की बात करें तो लैसपेट सूचकांक क्या कहता है मित्रों, ये कहता है आपका सिग्मा P1 क्यों 0 अपन बात करें अपॉन सिग्मा P0 क्यों 0 की बात करता है मित्रों, सिग्मा P0 क्यों 0 की बात यहाँ पर की जाती है मित्रों। ओके, फिर उसके बाद अगर बात करें तो इनटू में 100 अगर कर लेंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक होता है पासे का सूचकांक होता है, एक होता है मित्रों आगे तो एक होता पासे का सूचकांक, एक होता पासे सूचकांक। पासे का जो सूचकांक था मित्रों उसका सूत्र था सिग्मा P1 क्यों 1 ओके अपॉन सिग्मा P0 क्यों 1 इंटू में 100 करेंगे इस प्रकार। तो ये क्या करता है, इन दोनों का फिशर सूचकांक जो होता है इन दोनों का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। अतः लैसपेट सूचकांक और पासे सूचकांक इन दोनों का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना, इसलिए अपन कहेंगे मेरे प्यारे साथियों कि फिशर का सूचकांक एक आदर्श सूचकांक माना जाता है। तो फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक मानने के पीछे रीजन यही होता है मित्रों, क्योंकि ये दोनों सूचकांकों का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। दोनों प्रकार के सूचकांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। देखो लैसपेट सूचकांक जो होता है मित्रों वो आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर गणना करता है। आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर गणना, आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर गणना। तो आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर गणना करता है आपका लैसपेट का सूत्र। और पासे जो होता है मित्रों वो करता है चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर गणना करता है। चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर, चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर गणना। और पासे सूचकांक जो था चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर गणना करता है। तो देखो ये तो गया आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर गणना करेगा।
और ये चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर गणना करेगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि लेस्पेड फिशर सूचकांक जो है वो दोनों का दोस्तों मिला जुला रूप होता है। इसीलिए दोस्तों फिशर के सूचकांक को एक आदर्श सूचकांक माना जाता है। और फिशर सूचकांक जो होता है मित्रों वो आपके इस इंडेक्स के जो दो टेस्ट है, टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ओके बता गए। अब देखो तो एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इन दोनों टेस्टों का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इन दोनों का गुणोत्तर माध्य होने की वजह से फिशर के सूचकांक को एक आदर्श सूचकांक माना जाता है। अतः फिशर का सूचकांक एक आइडल रेशियो माना जाता है। एक आदर्श सूचकांक की कंडीशन में इसको शामिल किया जाता है। ये एक प्रकार का आदर्श सूचकांक यहाँ पर माना जाता है। पहली बात तो ये बात आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ओके, मैंने सारी बातें आपको बता दी। अगला, फिशर आदर्श सूचकांक अनुकूल है। फिशर आदर्श सूचकांक अनुकूल है। फिशर आदर्श सूचकांक क्या है? तो अनुकूल है मित्रों, जहां टी आर टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। ओके मित्रों, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट अथवा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए, टाइम रिवर्सल टेस्ट अथवा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए, केवल टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए। तो मैं पहले बता चुका कि फिशर का सूचकांक टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों के लिए बेस्ट होता है। अब तुम कहोगे सर टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है? ये कहता है कि आधार वर्ष की मात्रा, आधार वर्ष के आधार पर, आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष की कीमत सूचकांक और चालू वर्ष की कीमत के आधार पर आधार वर्ष की कीमत का सूचकांक, इन दोनों का जो होता है वो मान 1 के बराबर होता है। ये तो कहलाता है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट। और एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहता है कि आपका कीमत सूचकांक और आपका जो ये मात्रा सूचकांक, यानी आपका प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स, इन दोनों का जो मान होता है वो आपका P1Q1 अपॉन P0Q0 के बराबर होता है। तो ये कहलाता है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहलाता है। और फिशर सूचकांक क्या कहता है? टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों के मापदंडों पर खरा उतरता है। फिशर सूचकांक दोनों के मापदंडों पर खरा उतरता है। अर्थात ये टाइम रिवर्सल के टेस्ट के मापदंड पर भी खरा उतरता है, तो ये फैक्टर रिवर्सल के मापदंड पर भी खरा उतरता है। इसीलिए फिशर के सूचकांक को एक आदर्श सूचकांक कहा जाता है। अतः फिशर का सूचकांक एक आइडल रेशियो माना जाता है। एक आदर्श सूचकांक की कंडीशन में इसको शामिल किया जाता है। फिशर के सूचकांक को एक आदर्श सूचकांक की परिभाषा के अंतर्गत अपन शामिल करते हैं। अतः फिशर का सूचकांक जो है वो एक आइडल रेशियो माना जाता है। ओके, क्योंकि दोनों मापदंडों पर खरा उतरता है। ओके, आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट पर भी पूरा उतरता है, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पर भी खरा उतरता है। अगला प्रश्न, चक्रीय परीक्षण आधारित है। आपका जो चक्रीय परीक्षण है वो किस पर आधारित? चक्रीय परीक्षण की बात करते हैं तो देखो चक्रीय परीक्षण कैसे निकालते हैं अपन? P01 इंटू अगर P12 इंटू अगर P20 बराबर इनका मान कितना होता है? 1 होता है। अर्थात दोस्तों इन सभी का मान 1 होता है। तो ये चक्रीय परीक्षण है, इसको साइक्लिंग टेस्ट कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चक्रीय परीक्षण पर दोस्तों कोई भी सूचकांक खरा नहीं उतरता। यानी चक्रीय परीक्षण पर इस पर कोई भी सूचकांक, इस पर कोई भी सूचकांक खरा नहीं उतरता। इस पर कोई भी सूचकांक खरा नहीं उतरता। तो इस पर नहीं उतरता, तो इसके ऊपर दोस्तों कोई भी सूचकांक जो है वह खरा नहीं उतरता। दोस्तों किसके ऊपर? चक्रीय परीक्षण की बात अगर बात। ओके ना, आगे ठीक है। ओके आगे अब बात करते हैं। तो आशा यादव कह रही सर आपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया और हमारा कोर्स हुआ नहीं। तो बेटा आशा आपके लिए इंतजार करता रहता मैं कि हमारे आशा जी आएगी, वो पढ़ेगी, उसका कोर्स पूरा होगा, फिर मुकेश सर टेस्ट शुरू करेंगे। तुम तो कल को 2 लोग तो भाई 20 तारीख के बाद कोर्स लेंगे, 25 तारीख। तो इंतजार थोड़ी कर भाई, गाड़ी जीवन में कोई किसी के लिए रुकता। आप लेट हो आपकी गलती, कोई बात नहीं, पुराने कोर्स को पढ़ो और टेस्ट के बराबर आओ। यहाँ तो रफ्तार ऐसी चलेगी दोस्तों। जीवन में आगे बढ़ना है ना तो बस रफ्तार के अकॉर्डिंग चलो। मैं तो और अभी तो मेरी रफ्तार आपने देखी कहाँ? अभी तो नेट जेआरएफ का पेपर होने के बाद मेरी रफ्तार देखना दोस्तों। मैं इस राजस्थान के अंदर दोस्तों जो आपको बताऊंगा ना कि हकीकत में स्टैटिक्स कैसे पढ़ाई जाती है और वाकई में दोस्तों संगणक की तैयारी किसे कहते हैं। एक सटीक तैयारी जहाँ बच्चे को सिलेक्शन दिया जाएगा। इस कंपटीशन को इतना भयानक बना दूंगा दोस्तों। 10,000 बच्चे अपने यहाँ पर हो चुके। 10,000 बच्चों के बीच में इतना भयानक कंपटीशन होगा दोस्तों जिसकी तुलना तुम नहीं कर सकते। और राजस्थान का कोई भी संस्थान है, कोई भी टीचर इसकी तुलना नहीं कर
कर पाएगा। तो चक्रीय परीक्षण आधारित है, किस पर आधारित है भाई, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट पर आधारित है। और चक्रीय परीक्षण पर दोस्तों कोई भी सूचकांक खरा नहीं उतरता, चक्रीय सूचकांक पर कोई भी मापदंड खरा नहीं होता दोस्तों। ओके, तो अपन कह सकते हैं मित्रों। अच्छा एक बात और सुनो, यहां पर तुमको एक बात नहीं पता, चक्रीय परीक्षण के बारे में एक खास बात सुना मित्रों। चक्रीय परीक्षण कि इस जांच पर केवल 2 सूचकांक खरे उतरते, कीमत अनुपातों का गुणोत्तर मान। अच्छा कई बार तुमसे पूछ ले कि भाषा इस जांच पर, यानी इस जांच पर, कौन सी जांच पर, चक्रीय जांच, इस जांच पर केवल 2 सूचकांक खरे उतरते, 2 इंडेक्स खरे उतरते। ओके, इस जांच पर केवल और केवल दो सूचकांक खरे उतरते, इसके अलावा कोई सूचकांक खरा नहीं उतरता दोस्तों। ओके मित्रों, तो अपन कह सकते हैं दोस्तों इस जांच पर केवल 2 सूचकांक खरे उतरते। कौन से 2 सूचकांक खरे उतरते, मैं ये भी देख लो कि कौन से 2 सूचकांक इस जांच पर खरे उतरते मित्रों। वो कौन कौन से, एक होता है कीमत, आगे एक होता है कीमत अनुपातों का गुणोत्तर माध्य, एक तो होता है कीमत अनुपातों का कौन सा माध्य, गुणोत्तर माध्य, एक तो कीमत अनुपातों का गुणोत्तर माध्य, और एक होता है दोस्तों स्थिर भार, कौन सा भार, स्थिर भार सहित, ओके, स्थिर भार सहित भारित समग्र सूचकांक, ओके, भारित समग्र। तो कीमत अनुपातों का गुणोत्तर माध्य, स्थिर भार सहित भारित समग्र सूचकांक, ये बात आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा दोस्तों कीमत, इसको चक्रीय परीक्षण को अपन ऐसे लिख सकते हैं, PAB मल्टीप्लाई PBC मल्टीप्लाई P आपका आ जाएगा दोस्तों, P आ जाएगा आपका, BC का आ जाएगा CD, ओके, CD इंटू अगर आपका PDA बराबर 1 होता है। इनका मान इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, इस प्रकार से दोस्तों इन सभी का मान अपन निकाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो मान है इस प्रकार से चक्रीय परीक्षण के अंदर ये सारे के सारे मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो तो वैसे तो आप जानते हो कि चाहे लेस्पेर का सूचकांक हो, चाहे पासे का सूचकांक हो, चाहे आपका दोस्तों बाउले का सूचकांक हो, चाहे आपका फिशर सूचकांक हो, चक्रीय परीक्षण पर कोई भी मापदंड खरा नहीं होता था, अर्थात इसके ऊपर कोई भी मापदंड खरा नहीं होता था। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कह दूं मित्रों कि इस सूचकांक यानी इस चक्रीय परीक्षण की जांच पर केवल 2 सूचकांकों पर, ये 2 सूचकांकों पर खरा उतरता है, एक कीमत अनुपातों का गुणोत्तर माध्य हो, ये स्थिर भार सहित भारित समग्र सूचकांक, इन 2 सूचकांकों के मान पर खरा उतरता है, अन्यथा ये नहीं होता था। और एक बात हमेशा जानना कि चक्रीय परीक्षण जो होता है वो समय उत्कीर्णता परीक्षण पर आधारित होता है, चक्रीय परीक्षण समय उत्कीर्णता परीक्षण पर आधारित होता है। अगला लेस्पेर सूचकांक होता है। तो लेस्पेर ने अपने सूचकांक की गणना कैसे की है दोस्तों, ये धारणा मैं पहले बता चुका। लेस्पेर ने अपने इंडेक्स की गणना आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर की है। तो आधार वर्ष की मात्रा कहां पर है, देखो ये रहा, ये आधार वर्ष की मात्रा है, यहां नहीं है, यहां नहीं है और यहां नहीं है, क्योंकि मित्रों आप जानते हो कि P1 अपॉन P0 ये कीमत सूचकांक होता है, और इसमें आधार वर्ष की मात्रा इनटू में अपन 100 कर लेंगे। इस प्रकार से लेस्पेर सूचकांक की गणना यहां पर की जा सकती है। ये लेस्पेर सूचकांक की गणना अपन कर सकते हैं। ये लेस्पेर सूचकांक, कई बार तुम कह सकते हो कि लेस्पेर ने अपने इंडेक्स की कैलकुलेशन किस आधार पर की है। तो लेस्पेर ने अपने इंडेक्स की कैलकुलेशन की है दोस्तों आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर। लेस्पेर ने अपने इंडेक्स की कैलकुलेशन आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर किया, आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर इसने दोस्तों अपने यहाँ पर कैलकुलेशन किया। सभी गलत मत करो दोस्तों, थप्पड़ खाओगे धारणा या मेरी मेहनत को खराब मत करो दोस्तों। तो आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर दोस्तों इसने इंडेक्स की कैलकुलेशन की है, किसके द्वारा, लेस्पेर के द्वारा यहाँ पर कैलकुलेट किया। पासे सूचकांक होता है भाई, पासे ने क्या किया, पासे ने क्या में तो चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर सूचकांक की गणना की है। पासे सूचकांक की जब बात करते हैं, पासे ने क्या कहा मित्रों, पासे ने कहा मित्रों आपका दोस्तों ये देखो चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर इसने इंडेक्स की कैलकुलेशन की है। पासे के द्वारा चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर, यानी मैं कहता हूं चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर इंडेक्स की, चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर, चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर सूचकांक की, ओके,
चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर सूचकांक की गणना की है। चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर सूचकांक की गणना की है। किसके द्वारा की है? मैं तो गणना की है वो पासे के द्वारा की गई। ओके, जिसमें चालू वर्ष की मात्रा को आधार मानकर यहाँ पर इंडेक्स की कैलकुलेशन की गई है। अर्थात चालू वर्ष की मात्रा को आधार मानकर यहाँ पर इंडेक्स की कैलकुलेशन यहाँ पर की गई पासे सूचकांक के अंतर्गत, और इस प्रकार की गणना यहाँ पर की गई। आगे सूचकांक की गणना में आधार वर्ष का होना क्या जरूरी है मित्रों? देखो बहुत प्यारी बात है कि सूचकांक की गणना करने के लिए, इंडेक्स की कैलकुलेशन करने के लिए क्या आधार वर्ष का होना जरूरी है मेरे लाडलो? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे होनहार विद्यार्थियों, सूचकांक की गणना करने के लिए आधार वर्ष का होना सदैव जरूरी है मित्रों, हमेशा जरूरी है। अर्थात सूचकांक की गणना करने के लिए आधार वर्ष का होना जरूरी है। बिना आधार वर्ष के सूचकांक की गणना हो ही नहीं सकती। और आधार वर्ष का जो सूचकांक होता है मित्रों, वो हमेशा क्या होता है? 100 होता है। आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा क्या बनेगा? 100 माना जाएगा, क्योंकि बिना आधार वर्ष के आप सूचकांक की कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते मेरे लाडलो। ओके, तो सूचकांक की गणना करने के लिए एक आधार वर्ष का, एक बेस ईयर का होना जरूरी है। और आधार वर्ष के सूचकांक को हमेशा 100 माना जाएगा। यानी जो आधार वर्ष का सूचकांक होगा वो हमेशा क्या होगा? 100 की कंडीशन में आएगा। आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा क्या होगा? 100 होगा मित्रों। ओके, तो सूचकांक की गणना में आधार वर्ष का होना सदैव जरूरी होता है मेरे प्यारे साथियों। आगे चक्रीय परीक्षण के लिए कौन सा तथ्य सही है मित्रों? चक्रीय परीक्षण, अभी थोड़ी देर पहले बताया। पहले बात तो चक्रीय परीक्षण पर दोस्तों आप जानते हो कोई भी सूचकांक खरा नहीं उतरता। चक्रीय परीक्षण समय उत्कीर्णता परीक्षण पर आधारित होता है। चक्रीय परीक्षण की बात मैंने की थी दोस्तों, इसके लिए 2 सूचकांक खरे उतरते हैं, कीमत अनुपातों का गुणोत्तर माध्य और स्थिर भार सहित भारित समग्र सूचकांक, ये मापदंड होते हैं। अब मेरे को कमेंट करके बता दो इनमें से कौन सा सही होगा, ये जवाब दीजिए। मतलब तो चाहे अभी तो सिलेबस अधूरा है। बताओ कौन सा सही है? मेरे लाडलो देखो, आप जानते हो चक्रीय परीक्षण होता है मित्रों आपका यहाँ पर P01 इंटू P10 इंटू ये इस प्रकार से चक्रीय परीक्षण आपका पूरा उतर जाता है। इसको आप ये भी कह सकते हो PAB इंटू PBC इंटू P आपका जाएगा दोस्तों आपका CD इंटू आ जाएगा PDA बराबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ये चक्रीय परीक्षण जिसका मापदंड 1 होता है। और चक्रीय परीक्षण पर दोस्तों कोई भी इंडेक्स खरा नहीं उतरता। चक्रीय परीक्षण पर कोई भी सूचकांक खरा नहीं उतरता। चक्रीय परीक्षण दोस्तों समय उत्कीर्णता परीक्षण पर आधारित होता है। चक्रीय परीक्षण पर दोस्तों 2 तरह के 2 सूचकांक इस पर खरे उतरते हैं, कीमत अनुपातों का गुणोत्तर माध्य एक तो, और एक स्थिर भार सहित भारित समग्र सूचकांक, ये जरूर इस पर खरे उतरते हैं। बाकी इसके लेस पैर पासे बाउले वगैरह कोई भी दोस्तों इसके ओके तो अपन कह सकते हैं इस प्रकार से अपन कह सकते हैं यहाँ पर की बात आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। ओके, ये चीज आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर? तो आगे अब बात करते हैं तत्व उत्क्रमता परीक्षण के अनुसार। तत्व उत्कीर्णता परीक्षण के अनुसार दोस्तों क्या होता है बताओ? तत्व आप जानते हो तत्व उत्कीर्णता परीक्षण क्या कहता है? ये कहता है मेरे प्यारे साथियों कि आपका कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांक। तो जो कीमत सूचकांक, तो ये कीमत सूचकांक, ये मात्रा सूचकांक, ये नहीं है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांक की बात करें तो कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांक जो होता है मित्रों वो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 अर्थात कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांकों के दोस्तों योग के क्या होता है? तो ये कीमत सूचकांक हो गया और ये मात्रा सूचकांक हो गया। इस प्रकार से दोनों इन दोनों पर खरा उतरता है। और तत्व उत्कीर्णता परीक्षण पर दोस्तों फिशर सूचकांक खरा उतरता है। इस प्रकार होता है फिशर सूचकांक जो खरा उतरता है। फिशर सूचकांक खरा उतरता है। ओके, फिशर सूचकांक खरा उतरता है। इसके ऊपर दोस्तों फिशर का जो सूचकांक वो हमेशा क्या होता है? खरा उतरता है। फिशर का सूचकांक हमेशा क्या होता है? खरा उतरता है मित्रों। क्लियर? अगला बताइए, बताइए दोस्तों, अगला प्रश्न बताइए दोस्तों क्या होगा?
फिशर सूचकांक की बात कर रहे हैं। तो वैसे आप जानते हो, तो यहाँ पर लैसपेट सूचकांक की बात करें, लैसपेट सूचकांक सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P1 P0 Q0 इनटू में अगर अपन 100 करते हैं तो यहाँ पर सिग्मा P1 Q0 कहाँ पे, तो सिग्मा P1 Q0 तो कितना 600 दे रखा है, ये लैसपेट का सूत्र लगाओ, और सिग्मा P0 Q0 आपका 240 है, इनटू में अगर मैं 100 कर लूँ तो ये 100 आ जाएगा मित्रों। ओके, इसको 0 से 0 गया, ये आपका 10 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। ओके मित्रों, ये आपका 25 आ जाएगा, तो ये आपका 250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 250। ओके, लैसपेट की बात करें। पासे की बात करें तो पास होता है सिग्मा P1 Q1 अपॉन होता है सिग्मा P0 Q1 इनटू में 100 होता है। अगर पासे की बात करूँ तो यहाँ पर सिग्मा P1 Q1 200 ये 480 है, और 200 ये आपका 192 है, इनटू में अगर 100 करूँगा तो 200 याद आएगा आपका 192 की जब बात करूँ तो 200 ये भी लगभग 250 आ जाएगा। 250 आप जानते हो लैसपेट का सूचकांक भी 250 और पासे का सूचकांक 250। तो फिशर सूचकांक जो था वो लैसपेट सूचकांक और पासे सूचकांक का गुणोत्तर माध्य होता है। तो आप जानते हो 250 इंटू 250 का जब गुणोत्तर माध्य निकालोगे तो मित्रों मेरे लाडलो यहाँ पर भी कितना आएगा, 250 आ जाएगा। कितना, 250 200 आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं फिशर सूचकांक कितना आएगा, 250 आपके सामने आ जाएगा, अर्थात फिशर सूचकांक कितना आएगा, 250 आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ओके, तो फिशर सूचकांक कितना जाएगा आपका, 250 आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फिशर सूचकांक दोस्तों आपके सामने कितना जाएगा, 250 आपके सामने आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न में तो आपके सामने पासे सूचकांक की गणना करती है। इस प्रश्न में आपको पासे सूचकांक दिया। पासे सूचकांक पहले तो कई बार पूछा जाता है कि पासे सूचकांक की गणना की जाती है मित्रों चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर। चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर, चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर दोस्तों, चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर, चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर गणना की जाती है। पासे सूचकांक का सूत्र होता है मित्रों आपका, पासे सूचकांक की जब बात करते हैं, अगर आपको पासे सूचकांक का सूत्र आपको लगाना है तो सबसे पहले पासे सूचकांक का जो सूत्र होता है वो होता है आपका सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इनटू में अगर बात करें ये 100 आपके सामने आ जाएगा। इस प्रश्न में सिग्मा P1 Q1 तो कितना 250 आपको दे रखा है मित्रों, और सिग्मा P0 Q1 है वो 190 दे रखा है, इनटू में आपका 100 हो गया। ओके बताओ, इनटू में दोस्तों आप लोगों का 100 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करोगे तो बताओ कितना आएगा दोस्तों, फटाक से। तो अगर आप 2500 में 19 का भाग दोगे तो 2500 में अगर 1900 का भाग अगर देते हो, समझाते हो तो बताओ कितना आंसर आप लोगों के सामने निकल कर आ जाएगा। अरे दोस्तों अभी कोर्स चल रहा है दोस्तों, तुम्हें मैंने आराम पढ़ो ना दोस्तों, ये हो गया वो हो गया जो हो गया ना चलने दो। मतलब तुम लोग यार इतना उछल कूद क्यों करते हो जीवन में, जो मिल रहा है वो कम है क्या दोस्तों, जो मिल रहा है उससे संतुष्ट है। बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ जो छोटे टॉपिक थे वो क्या आगे। ओके में तो आगे तो अपन कह सकते हैं 131.57 होता है। विजय बेटा आपने बाकी सारा कर लिया क्या, बीके सर सब हो जाएगा, या कोर्स करा के फ्री कर दो, भगा दो क्या, मजे ले लो जबरदस्ती, पढ़ाई करो चुपचाप बैठ के। आगे 131.5 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, बहुत अच्छा। समय उत्क्रमता परीक्षण के अनुसार दो टाइम रिवर्सल टेस्ट के अनुसार समय उत्क्रमता परीक्षण की बात है। तो समय उत्क्रमता परीक्षण के अनुसार दोस्तों क्या होता है, वैसे तो आप जानते हो मित्रों, आप समझते हो मित्रों। देखो मित्रों क्या समझते, देखो समय उत्क्रमता बोलता है कि मित्रों आपका जो होता है P0 यानी आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष की कीमत का सूचकांक और चालू वर्ष की कीमत के आधार पर आधार वर्ष की कीमत का सूचकांक हमेशा 1 के बराबर होता है, अर्थात 1 के बराबर होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि P आधार वर्ष की कीमत का चालू इसको लाएंगे तो इधर भाग में आ जाएगा, तो ये 1 बटा आ जाएगा दोस्तों आपका P10 इसका बराबर, इसके बराबर आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही बेटा है, पहला आंसर यहाँ पर सही बेटा, यही आंसर आपका सही आ रहा है। ओके, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि समय उत्क्रमता परीक्षण जो होता है, समय उत्क्रमता परीक्षण क्या कहता है कि आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष का सूचकांक और चालू वर्ष की कीमत के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक दोनों का जो गुणनफल होता है वो 1 के बराबर होता है, अर्थात ये 1 के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 के रेसिप्रोकल होते हैं, इस प्रकार से ये चीज आपके सामने निकल कर आ जाएगी। ओके, अब और समय उत्क्रमता परीक्षण पर दोस्तों कौन सा सूचकांक होता है, फिशर सूचकांक खरा उतरता है। फिशर सूचकांक दोस्तों, फिशर सूचकांक खरा उतरता है, इसका और फिशर सूचकांक खरा उतरता है। इस मापदंड पर दोस्तों कौन सा फिशर सूचकांक क्या होता है, खरा उतरता है। फिशर का सूचकांक इस मापदंड पर खरा उतरता है।
चक्रीय परीक्षण को कौन पूरा करता है? चक्रीय परीक्षण की बात रहा कि भाई साहब आपके साइक्लर टेस्ट को कौन पूरा करता है? चक्रीय परीक्षण को कौन पूरा करता है? चक्रीय परीक्षण को कौन पूरा करता है? तो चक्रीय परीक्षण को दोस्तों कौन पूरा करता है? लेस्पर सूचकांक, पास्चे सूचकांक, फिशर सूचकांक दोस्तों, या दोस्तों अपन कह सकते हैं कोई नहीं। तो देखो मित्रों मैं एक बात करूँ तो वैसे तो आप जानते हो कि चक्रीय परीक्षण को कोई भी इंडेक्स आपका कोई भी सूचकांक खरा नहीं उतरता। चक्रीय परीक्षण पर दोस्तों कोई भी सूचकांक जो है वो खरा नहीं उतरता, ना फिशर सूचकांक खरा उतरता है, ना लेस्बे, ना पासे। आपका हो सकता है ये गलत है दोस्तों के, क्योंकि चक्रीय परीक्षण पर कोई भी इंडेक्स खरा नहीं उतरता। चक्रीय परीक्षण के मापदंडों पर कोई भी खरा नहीं था। और जो चक्रीय परीक्षण होता है क्या कहता है कि P01 मल्टीप्लाई करेंगे P12 मल्टीप्लाई करेंगे अपन दोस्तों P अगर 2 और 0 की बात करें तो इनका मापदंड के साथ 1 होता है। इस प्रकार से आप दोनों इनका मापदंड 1 होता है और इसके ऊपर कोई भी सूचकांक खरा नहीं उतरता। निम्नलिखित का अवलोकन आपको करना है और उपयुक्त में से सूचकांक की विशेषताएं कौन सी है ये बताना है। आपको इन सभी का अवलोकन करते हुए बताना कि इनमें से सूचकांक की विशेषता कौन सी। पहला सूचकांक एक तो परिवर्तनों का सापेक्ष माप है। सापेक्ष माप का मतलब है तुलनात्मक माप, और आप जानते हैं सूचकांक में तुलनात्मक की जाती है, तुलना की जाती है। कैसे? आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष की कीमत की तुलना इसमें की जाती है। इसीलिए कहते हैं ये एक तरह परिवर्तनों का कौन सा माप है? एक प्रकार का सापेक्ष माप है। ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का एक सापेक्ष माप है, क्योंकि इसमें दोस्तों कह सकते हैं आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष की कीमत का अपन अनुमान लगाते हैं कि आधार वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं सूचकांक जो है वो परिवर्तनों का सापेक्ष माप है। अर्थात जैसे मैं कह दूं तो कि 2010 है और ये 2020 है। अगर मैं कह दूं यहाँ पर कीमत 100 है और यहाँ पर कीमत लिख दूं तो कीमत कितनी है? 140 है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कह 40% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब सूचकांक 140 का है। सूचकांक 140 का, इसका मतलब क्या हुआ कि आधार वर्ष की कीमत के आधार पर मैंने चालू वर्ष के सूचकांक की जब कैलकुलेशन की तो पता लगा कि कीमतों में 40% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स जो है वो 140 का। प्रतिशतों का माध्य, बिल्कुल ये विभिन्न प्रकार के प्रतिशतों का भी माध्य कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतिशतों का माध्य होता है। ये तुलना का आधार होता है, क्योंकि इसमें तुलना की जाती है दोस्तों आधार वर्ष की तुलना चालू वर्ष से की जाती है। और ये व्यापकता रखता है क्योंकि इसमें दोस्तों कंपेयर की जाती है, यानी इसके अंदर दोस्तों सभी प्रकार के क्षेत्रों की तुलना की जाती है। तो मैं कह सकता हूँ ये सारी की सारी विशेषता आपके इंडेक्स के अंतर्गत देखने को मिलती है। इंडेक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आधार वर्ष का होना जरूरी होता है। आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा 100 माना जाता है और आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर ही चालू वर्ष का सूचकांक निकाला जाता है। अर्थात आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर ही दोस्तों चालू वर्ष के इंडेक्स की कैलकुलेशन की जाती है। तो आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर दोस्तों ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर की जाती है। ओके, तो यहाँ तक की बात आप लोगों के माइंड में सेट हो गई होगी। यहाँ तक की बात अपने माइंड में पूरी तरह से आपने सेट यहाँ पर कर ली होगी। आगे अगला प्रश्न आया तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचकांक की उपयोगिता या लाभ है, यानी सूचकांक का कौन सा लाभ है? अब बताओ। जटिल तथ्यों को सरल बनाता है, बिल्कुल बनाता है भाई। बड़ी से बड़ी तथ्यों को भी ये सरल बना देता है और आपके सामने एक ऑथेंटिक रिजल्ट आपके सामने देता है। तो जटिल तथ्यों को सरल बनाना में तो बिल्कुल सूचकांक में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जटिल तथ्यों को सरल बनाने की बात आती है। सूचकांक क्या करता है? विभिन्न प्रकार के जटिल तथ्यों को क्या होता है? सरल। तो सूचकांक विभिन्न प्रकार के जटिल तथ्यों को क्या बनता है? सरल बनाता है। जटिल तथ्यों को सरल बनाने का कार्य इंडेक्स में किया जाता है। जटिल तथ्यों को सरल बनाने का कार्य होता है। भावी प्रवृत्तियों के संकेतक, ये भावी प्रवृत्तियों के संकेतक के रूप में भी कार्य करता है और नीति निर्धारक के रूप में भी सहायता। विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्धारण भी इंडेक्स के द्वारा किया जा सकता है कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। तो विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्धारण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो जटिल तथ्यों को सरल बनाने की बात करता है, भावी प्रवृत्तियों के संकेतों होता है, नीति निर्धारक में सहायक होता है मित्रों। तो अपन कह सकते हैं जटिल तथ्यों को सरल बनाने की बात, भावी प्रवृत्तियों के संकेतक की बात, नीति निर्धारक में सहायक की बात आ जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ जाती है। अगला, वस्तुओं की निम्नलिखित विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। आपको तो और ये बताया कि सूचकांक में शामिल होने वाली वस्तुओं के लिए उपयुक्त में किन विशेषताओं का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब वस्तुओं की दोस्तों यहाँ पर आपके सामने विभिन्न प्रकार की जो कमोडिटी है, विभिन्न प्रकार की कमोडिटी का आप देखिए। तो मित्रों मेरे सामने यहाँ पर वस्तुओं की निम्नलिखित विशेषताओं की बात आ रही है और उनका आपका अवलोकन करना है, इनको आपको ऑब्जर्व करना है।
तो वस्तुओं की निम्नलिखित विशेषताओं का आपको अवलोकन करना है, यानी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करना है। ओके, पहला प्रतिनिधि, बिल्कुल दोस्तों, वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए। वस्तुएं ऐसी हो जो एक दूसरे का क्या करो, प्रतिनिधि करे। वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे का प्रतिनिधि करने वाली होनी चाहिए। सरल पहचान वाली होनी चाहिए, सरल सिंपल पहचान वाली होनी चाहिए, जिससे इनकी कैलकुलेशन अच्छे से कर सके। और प्रमापित होनी चाहिए, यानी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, जिसके आधार पर स्टैंडर्ड तय कर सके और उसके आधार पर एक नियम बना सके, एक आधार मतलब अवधारणा निर्माण कर सके। तो अपन कह सकते हैं वस्तुओं के अंदर सूचकांक में शामिल करने के लिए वस्तुओं के अंदर ये सारे गुण मौजूद होने जरूरी है। इंडेक्स की कैलकुलेशन करने के लिए ये सारे गुण होने चाहिए। तो वस्तुओं की दोस्तों ये सारी विशेषता होना जरूरी है। एक तो प्रतिनिधि करने वाली होनी चाहिए, सरल पहचान वाली होनी चाहिए, प्रमापित होनी चाहिए मित्रों के, प्रमापित होनी चाहिए मित्रों, प्रमापित होनी चाहिए दोस्तों। इसमें प्रमापित की बात करें, इसमें प्रमापित होना भी दोस्तों इसमें जरूरी माना जाता है। आगे फिर अपन कह सकते हैं आगे, वे सूचकांक जिनके निर्माण में सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है, उनको भारांकित नहीं किया जाता, वो सूचकांक कौन से सूचकांक कहलाते हैं? तो सीधी सी बात है दोस्तों, अपन जब किसी वस्तु में सभी को अपन इक्वल वेटेज देते हैं, सभी को समान महत्व देते हैं और आप इनको किसी को वेटेज नहीं देते, वो आपका दोस्तों सिंपल इंडेक्स कहलाता है, यानी साधारण सूचकांक कहलाता है। लेकिन अगर यही प्रश्न ऐसा आ जाता है मित्रों कि वे सूचकांक जिनका निर्माण करने के लिए सभी वस्तुओं को समान महत्व नहीं दिया जाता और उनको प्रत्येक वस्तु को अलग अलग प्रकार का वेटेज दिया जाता है, तो वो आपका वेटेज इंडेक्स कहलाता। तो फिर वहां पे आंसर क्या होता? वो आपका आंसर होता दोस्तों, आपका होता बी आंसर होगा, विपरीत परिस्थिति होने पर। अगर इस प्रश्न की दोस्तों अगर विपरीत परिस्थिति होगी तो विपरीत परिस्थिति होने पर, ओके आगे ओके बताइए, तो विपरीत परिस्थिति होने पर दोस्तों ये बात आपके सामने रहेगी। तो अगर मान लो अगर अदर आपके होते हैं, एडवर्स आपकी कंडीशंस होती है, तो विपरीत परिस्थिति होने पर दोस्तों वहां पर वेटेज एवरेज काम में लिया जाता है। लेकिन दोस्तों वे इंडेक्स जिनके निर्माण के, वे इंडेक्स जिनकी कैलकुलेशन करने के लिए अगर सभी वस्तुओं को तुमने यार डी क्यों कर रहे हो, यहां पर क्या कर रहा है, उनको वेटेज नहीं दिया जा रहा। अगर उनको वेटेज अगर नहीं दिया जा रहा तो वहां पर वेटेज इंडेक्स कहलाएगा, लेकिन यहां तो समान की बात आ रही होगी। ओके तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स की बात आती है, तो यहाँ पर सिंपल इंडेक्स को लेकर अपन कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल इंडेक्स को लेकर यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पर की जाती है। अगला प्रश्न, अब देखो सूचकांक यानी इंडेक्स को बनाते समय इंडेक्स की, तो सूचकांक निर्माण की बात करते हैं, तो इंडेक्स की बात यहाँ पर की जा रही है। तो क्या कह रहा है कि सूचकांक निर्माण की किस विधि में, नहीं डी और बी में क्या ऑप्शन है? अरे भाई ये तो ऑप्शन है, ये अलग है, ये इंग्लिश गलत है, ये इंग्लिश गलत होते, संभारित अलग होता है और वेटेज अलग होता आंसर। देखो सूचकांक निर्माण की किस विधि में विभिन्न वस्तुओं की प्रचलित कीमतों में, यानी चालू वर्ष की कीमतों में, करंट वर्ष की कीमतों में, वर्ष की कीमतों की बात करें। ओके मतलब क्या करा यहां पर वर्ष की कीमतों के जोड़ को उन वस्तुओं के आधार वर्ष की कीमतों के जोड़ के, सर डी तब है कब आपने, मेरा डी की सिचुएशन होगी दोस्तों कब, जब आप क्या कर सकते हो सभी वस्तुओं, डी के देखो ये मैंने गलत बता दिया, बी गलत था। अगर आप वस्तुओं को समान महत्व नहीं देते और उनका वेटेज जब अलग अलग होता, उनको अलग अलग प्रकार से जब आप उनको वेटेज दोगे तो वहां पर भारित सूचकांक काम में लेंगे। अब मेरा प्रश्न दोस्तों यहां पर कुछ अलग टाइप का, देखो सूचकांक निर्माण की किस विधि में विभिन्न वस्तुओं की प्रचलित वर्ष की कीमतों के जोड़ को उन वस्तुओं की आधार वर्ष की कीमतों के जोड़ के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो वो कौन सा सूचकांक कहलाता है दोस्तों? ओके सूचकांक निर्माण की किस विधि में विभिन्न वस्तुओं की प्रचलित की बात है, विभिन्न वस्तुओं की बात है तो यहां करा था विभिन्न वस्तुओं की प्रचलित वर्ष की कीमतों के जोड़ को उन वस्तुओं के आधार वर्ष की कीमतों के जोड़ के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो सिंपल सामूहिक विधि काम में ली जाती है, सरल सामूहिक विधि वहां पर काम में ली जाती है। ओके तो यहां पर सरल सामूहिक विधि काम में ली जाएगी, सिंपल ग्रुप मेथड यहां पर काम में लिया जाएगा। यहां पर सिंपल ग्रुप मेथड की बात अपन करेंगे दोस्तों, यहां पर सिंपल ग्रुप मेथड को लेकर भी हम बात करेंगे, तो वहां पर सरल सामूहिक विधि काम में ली जाती है। ओके आगे तो सरल यानी सिंपल एवरेज यानी होता है, और सरल सामूहिक विधि की जब बात करते हैं ये विधि यहां पर काम में ले ली जाएगी। नहीं डी सी गलत है। सूचकांक निर्माण की किस विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है, सूचकांक निर्माण की किस विधि का यानी कौन से मेथड का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब सभी वस्तुओं के मूल्य एक ही इकाई के रूप में व्यक्त किए गए हो, एक ही इकाई के रूप में व्यक्त किए हो। सुना तो इंडेक्स की कैलकुलेशन करते समय इंडेक्स कैलकुलेशन की किस मेथड का प्रयोग किया जाता है। ओके तो मित्रों बड़ा प्यारा प्रश्न कि सूचकांक निर्माण
इंडेक्स निर्माण की किस रीति का या किस विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब सभी वस्तुओं के मूल्य एक ही इकाई के रूप में व्यक्त किए गए हो, तो वो आपका सरल सामूहिक विधि कहलाती है। उसको अपन कहेंगे सिंपल ग्रुप मेथड। सिंपल ग्रुप मेथड उसको कहते हैं। इसको अपन सिंपल ग्रुप मेथड का। राहुल एक ही मैसेज को बार बार करेंगे तो यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा धारणा। जब यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों है तो देखो मैं टोटल इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं अंग्रेज नहीं हूँ। एक ही मैसेज को अगर अभी ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से जरा कमेंट बार बार नहीं होगा धारणा एक ही चीज को, अंग्रेज आ रहे जबरदस्त। तो अपन कह सकते हैं इसको सिंपल अपना सरल अपना सिंपल ग्रुप मेथड इसको कहते हैं। सिंपल ग्रुप मेथड इसको अपन कहते हैं आगे। ठीक है, अगला अब देखो तो अगला प्यारा सा प्रश्न जो आपके सामने, अगला प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है। देखो ये कहना चाह रहा है सूचकांकों की बात अगर करें, सूचकांकों की बात, एक मिनट इसका इलाज करता हूँ। अब देखो मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे सूचकांक के श्रृंखला आधार से बात आती है। सूचकांक के श्रृंखला आधार, सूचकांक के श्रृंखला आधार से स्थिर आधार वर्ष में परिवर्तन हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा? ये मैं पढ़ा चुका था, मैं बता चुका था। जब हम चेन सिस्टम्स के आधार पर इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं, जब हम चेन सिस्टम के आधार पर इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाएगी एक बार आप देख लीजिए। देखो जब अपन चेन सिस्टम्स के आधार पर इंडेक्स की कैलकुलेशन की जाती है तो आगे ठीक है ओके बता गए। तो मतलब जब हम चेन सिस्टम्स के आधार पर जो मन कहेगा कि जब अपन श्रृंखला आधार से एक चेन सिस्टम से श्रृंखला आधार मतलब एक चेन सिस्टम से स्थिर आधार में परिवर्तन हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए होता है चालू वर्ष का श्रृंखला सूचकांक बटे गत वर्ष का स्थिर सूचकांक। चालू वर्ष का श्रृंखला सूचकांक गत वर्ष का श्रृंखला सूचकांक मतलब नहीं है, तो इसका सही होता है चालू वर्ष का श्रृंखला सूचकांक गत वर्ष का स्थिर सूचकांक बटे में 100। ये आपका सूत्र था, आपको याद हो तो डी सूत्र था। आपको याद करो दोस्तों, जब आपको मैं चेन इंडेक्स के बारे में बात करा था, जब आपको चेन इंडेक्स के बारे में बात करा था, तुम सभी का आंसर बी तुम दे रहे हो तो तुम्हारा तो हो गया तुम 32 गोल दोस्तों। पढ़ना तो तुम जानते नहीं हो। जब मैं चेन इंडेक्स के बारे में बात करा था तो चेन इंडेक्स था कि करंट ईयर आगे, तो अपन चेन इंडेक्स की बात आती है कि चेन इंडेक्स के आधार पर सूचकांकों की बात है। तो सूचकांक के श्रृंखला आधार से स्थिर आधार में परिवर्तन हेतु निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर होता है मित्रों अगर बात करें तो ये बात आ जाती है मित्रों। अगर बात करें तो चालू वर्ष का श्रृंखला सूचकांक व गत वर्ष का स्थिर सूचकांक, यानी गत वर्ष का जो स्थिर सूचकांक है उस आधार पर बटे में 100, ये आपका सूत्र हो जाएगा जो मैंने बता रखा था। अब देखो आगे निम्न सूत्र का अवलोकन आपको करना है तो कि उपयुक्त सूत्र, ये जो आपके सामने एक फॉर्मूला है, किस प्रक्रिया में काम में लिया जाता है, कौन सी प्रक्रिया में काम में लिया जाता है? देखो ये इंडेक्स का एक डेंजर सूत्र है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा भी गया था। आपके सामने एक फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले के बारे में बताएं। नए आधार वाला सूचकांक इनटू चालू वर्ष का पुराना सूचकांक बटे नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक इनटू में 100। तो मित्रों ये क्या करता है, ये बताता है आधार वर्ष परिवर्तन को दर्शाता है कि आधार वर्ष में क्या परिवर्तन हो रहा है। यानी आधार वर्ष के अंदर चेंजेस को दर्शाने के लिए ये सूचकांक होता है। आधार वर्ष के परिवर्तन को कैसे, देखो आधार वर्ष परिवर्तन को कैसे दर्शाया जाता है कि आधार वर्ष में क्या परिवर्तन हो। देखो कैसा, चालू वर्ष का पुराना सूचकांक बटे नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक इनटू नए आधार वर्ष का सूचकांक, जो ये बताता है कि एक्चुअल में आधार वर्ष में क्या परिवर्तन हुआ। मैंने क्या बोला, चालू वर्ष का पुराना सूचकांक जो अभी चल रहा है और नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक इनटू नए आधार वर्ष का सूचकांक, जो ये बताता है कि आधार वर्ष में क्या चेंजेस हो रहा है। याद रखना दोस्तों ये सूत्र काम आता है आधार वर्ष के परिवर्तन को, कि आधार वर्ष के लेकर क्या परिवर्तन हो रहा है। तो चालू वर्ष का क्या पुराना सूचकांक है, चालू वर्ष का पुराना सूचकांक कितना है और नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक कितना है, इनटू नए आधार वाला सूचकांक इनटू में 100 करके इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर की जाती है। अगला प्रश्न, अगला बात करते हैं तो स्थिर आधार वाले सूचकांकों को, बहुत प्यारा प्रश्न दोस्तों, यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में जनरली बनता रहता है और आपको ये पता होना चाहिए। देखो मैंने कहा कि स्थिर आधार वाले, यानी जिसको स्थिर क्या जाता है, स्थिर आधार वाले सूचकांकों को, स्थिर आधार वाले सूचकांकों को श्रृंखला आधार पर
स्थिर सूचक, देखो स्थिर आधार वाले सूचकांक को श्रृंखला आधार पर, ओके, तथा श्रृंखला आधार वाले सूचकांकों को स्थिर आधार पर बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो आधार परिवर्तन है कि आधार में कितना परिवर्तन किया जा रहा है स्थिर आधार वाले सूचकांकों को। आगे अब सुनो, तो मैंने कहा तो स्थिर आधार वाले सूचकांकों को श्रृंखला आधार पर तथा श्रृंखला आधार वाले सूचकांकों को स्थिर आधार पर बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आधार परिवर्तन को दर्शाती है कि एक्चुअल में आधार परिवर्तन को लेकर ये बात आपको दर्शाती है। आगे बड़ा प्यारा सा प्रश्न बना दोस्तों आप लोगों के साथ, देखो निम्नलिखित में से सूचकांकों के बारे में सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन, ये सापेक्ष परिवर्तनों के अनुमान मात्र होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 200 चालू वर्ष का आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में परिवर्तन को दर्शाते हैं। ये गुणात्मक परिवर्तनों की उपेक्षा करते हैं क्योंकि इनमें केवल मात्रात्मक चीजों को ही दर्शाया जाता है, गुणात्मक चीजों पर इन पर कोई बात नहीं देती। इनमें प्रतिदर्श यानी सैंपल के कारण अत्यधिक शुद्धता की कमी रहती है, यानी इनमें दोस्तों क्या आता है कि इनकी शुद्धता में कमी रहती है। क्यों? क्योंकि सैंपल की वजह से। तो अपन कह सकते ये सारे के सारे स्टेटमेंट इंडेक्स को लेकर बिल्कुल सही है दोस्तों। ये इंडेक्स को लेकर दोस्तों यहाँ पर बात आपके सामने सही आ जाएगी। अब देखो, तो अपन यहाँ पर इंडेक्स को लेकर कैलकुलेशन यहाँ पर की जाएगी, तो इंडेक्स को लेकर कैलकुलेशन यहाँ पर की जाएगी। ओके मित्रों, आगे तो देखो निम्नलिखित में से सूचकांक, बेटा अगर जिन्होंने आज ही कोर्स लिया वो पुरानी क्लास से देखे, बस सीधी बात है और कोई नहीं। आगे तो अपन कहते हैं निम्नलिखित सूचकांकों के बारे में आपको दोस्तों सत्य कथन की बात करते हैं। पहला तो आप जानते हो, एक तो सूचकांक सापेक्ष परिवर्तनों के अनुमान मात्र होते हैं, यानी सापेक्ष परिवर्तनों को दर्शाने का कार्य सूचकांकों में किया जाता है। सूचकांक गुणात्मक परिवर्तनों की उपेक्षा करते हैं क्योंकि इनमें केवल मात्रात्मक पहलुओं पर बातचीत करते हैं, गुणात्मक पहलुओं पर कोई बातचीत यहाँ पर नहीं करते। सूचकांक कहते हैं इनमें दोस्तों सैंपल के कारण अत्यधिक शुद्धता की कमी देखने को मिलती है। 23 में सी होगा, नहीं 23 में सी क्यों होगा? अच्छा सॉरी, आधार परिवर्तन, आधार नहीं आधार परिवर्तन हो सकता है, बाकी मैं देख लूंगा दोस्तों, हो सकता है इसमें कोई मिसप्रिंट हो, देख लूंगा। आगे मूल्य सूचकांकों की रचना करते समय निम्न में से किस समस्या का समाधान करना पड़ता है? कि आपको प्राइस इंडेक्स की रचना आपको करनी है, तो प्राइस इंडेक्स की रचना करते समय, प्राइस इंडेक्स की रचना करते समय, प्राइस इंडेक्स की रचना करते समय, बड़ा प्यारा प्रश्न मित्रों। आज का टेस्ट कैसा लगा ये बताओ दोस्तों। अभी तो दोस्तों आपके इंडेक्स के 10-12 टेस्ट और होंगे। आगे तो मित्रों मैंने क्या किया यहाँ पे बिल्कुल शुरू में मैं बता दूंगा, शुरू में बता दूंगा, डाउन पर शुरू में मैं बता दूंगा, टेंशन आपको मैं सिखा दूंगा कि आधार परिवर्तन और आधार वर्ष में परिवर्तन क्या होता है, सिखा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं सब बता दूंगा दोस्तों, टेंशन। मूल्य सूचकांकों की रचना करते समय, प्राइस इंडेक्स की रचना करते समय मूल्य सूचकांक की रचना कैसे करते हैं? P01 इंटू P1 अपॉन P0 इंटू में 100 होता है, ये सूत्र होता है कि रचना यानी इसकी कैलकुलेशन करते समय, प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन करते समय किन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। पहला, सूचकांक के उद्देश्य कि अपन किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं, अतः सूचकांकों के उद्देश्यों का पहले डिटेल। एक्चुअली आपको इंडेक्स का ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, इंडेक्स का ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं पता आप इंडेक्स की कैलकुलेशन कैसे करें। फिर आता पदों का चुनाव, यानी आपको उन पदों का चुनाव करना जिनका आपको इंडेक्स कैलकुलेट करना। फिर आता मूल्य, आपका मूल्यों को तय करना होता है कि कौन कौन सी कीमत को रखा जाएगा, कीमतें कौन कौन सी होनी चाहिए। इस प्रकार इन सभी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दोस्तों ओके आगे ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए, इनसे आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा क्योंकि आपके प्रश्न यहीं से लग जाएंगे, मेरा वादा दोस्तों। और अभी तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अच्छा टेस्ट तो चलते रहेंगे दोस्तों, करीबन तुम लगा अभी तो ये टेस्ट नंबर 23 है, लगभग 100 टेस्ट दोगे और 15 बड़े मेगा टेस्ट दोगे जिनका मैं डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा दोस्तों। मैं देखता हूँ एग्जामिनर पेपर बनाता तो कहाँ से बनाता है, उसकी हिम्मत कहाँ से बनाने की पेपर। तो सूचकांकों के उद्देश्यों की बात आती है, पदों के चुनाव की बात आती है और मूल्य के उद्धरण की बात आती है। तो सिंपल सी बात है, कीमत सूचकांक की गणना करते समय इन सभी चीजों को कंसीडर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे अब बात करेगा दो सूचकांक मालाओं की तुलना। इलेक्शन ऑफ पोस्ट का मतलब होता है मित्रों कि आप कौन कौन से पदों के सूचकांकों की गणना करते हो, क्योंकि अपने पास बहुत सारे पद होते हैं।
लेकिन उनमें से क्या सभी पदों की सूचकांकों की गणना संभव है क्या? उनमें से केवल कुछ पदों की तुलना की जाती है जिससे अपन पूरे समग्र का इंडेक्स कैलकुलेट कर सके पूरे देश। मान लो सपोज करो आज भारत में महंगाई का आकलन करना है, तो महंगाई का इंडेक्स ज्ञात करने के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर क्या सभी प्रकार की वस्तुओं को शामिल करते हैं क्या? नहीं, केवल इसमें दोस्तों वो वस्तुएं शामिल होती है जो दैनिक दिनचर्या में काम आती है, और दैनिक दिनचर्या की वस्तुएं जो गिनी चुनी होती है। तो इसका मतलब दोस्तों इंडेक्स की कैलकुलेशन करते समय अपने को ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक्चुअल में किन किन चीजों को सेलेक्ट किया जाए। आदौ क्या सभी चीजें काम आती? नहीं आती, सभी चीजें काम नहीं आती। क्या सभी वस्तुओं के आधार पर महंगाई का आकलन होता? नहीं, सभी वस्तुओं के आधार पर महंगाई का आकलन होता है, केवल कुछ वस्तुओं के आधार पर ही महंगाई का आकलन किया जाता है। तो उनमें से कौन सी वस्तुओं का चुनाव करें जिससे अपन इंडेक्स की कैलकुलेशन कर सके, मतलब उनकी इंडेक्स की कैलकुलेशन अपन कर सके। दोस्तों सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब सभी वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का चुनाव करके इंडेक्स की कैलकुलेशन करना, ये एक थोड़ा टिपिकल टास्क होता है, मतलब ये अपने में थोड़ा टिपिकल टास्क है। क्योंकि तो महंगाई के लिए तो आप जानते हो महंगाई क्या होती है? जो एक उपभोक्ता दैनिक दिनचर्या में जो भी वस्तु का उपभोग करता है उसकी कीमत में होने वाला परिवर्तन। और दोस्तों सिंपल सी बात है, कंज्यूमर के द्वारा कौन कौन सी वस्तुओं का उपभोग किया जाता है इसका चुनाव करना थोड़ा कठिन होता है। दोस्तों इसका चुनाव थोड़ा कठिन होता है। ओके, आगे अगला, दो सूचकांक के मालाओं की तुलना करते समय उन्हें तुलना योग्य बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो देखो ये बड़ा प्यारा है मित्रों, हालांकि इसके बारे में बताएंगे अपन कि दो सूचकांक के मालाओं की तुलना करते समय उन्हें तुलना योग्य बनाने के लिए क्या जरूरी है? एक तो आधार में परिवर्तन हो रहा है और एक आधार वर्ष में परिवर्तन, ये दोनों चीज जरूरी है भाई। दो सूचकांक मालाओं की तुलना करने के लिए आधार बेस में चेंज हो रहा है और बेस ईयर में चेंज हो रहा है, इनकी ओके बता गए। तो अपन ये बात कह सकते हैं। तो मैंने कहा तो एक तो आधार परिवर्तन की बात आती है, एक तो आधार परिवर्तन की बात आती है और एक आधार वर्ष परिवर्तन की बात आती है, एक आधार वर्ष परिवर्तन की बात आती है। इसके आधार पर ही दोस्तों अपन दो सूचकांक मालाओं की तुलना आपस में कर सकते हैं। आगे कभी कभी आता है दोस्तों, ये बड़ा प्यारा सा एक प्रश्न है। देखो तो ये एक बड़ा सा प्यारा प्रश्न जिसके बाद कभी कभी एक निश्चित आधार वर्ष पर, कभी कभी एक निश्चित आधार वर्ष पर निर्मित सूचकांक को बंद कर दिया जाता है। कभी कभी एक निश्चित आधार वर्ष पर दोस्तों, अगर कभी कभी एक निश्चित आधार वर्ष पर निर्मित सूचकांकों को बंद कर दिया जाता है। ओके, निर्मित सूचकांकों को बंद कर दिया जाता है। निर्मित सूचकांकों को दोस्तों क्या कहते हैं? बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है बेटा, बंद कर दिया जाता है। ओके, तो आगे आगे बिल्कुल एक तो संयोजन हो गया। आगे आगे कभी कभी एक निश्चित आधार वर्ष में निर्मित सूचकांकों को बंद कर दिया जाता है और उस सूचकांक के बंद होने वाले वर्ष को आधार मानकर नई सूचकांक माला की रचना की जाती है। ऐसी स्थिति में तुलना के लिए किस प्रक्रिया को प्रयुक्त करते हैं? तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं सिरोबंधन। क्या बोलते हैं? सिरोबंधन। ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको अपन शिफ्टिंग बोलते हैं। शिफ्टिंग बोलो, सिरोबंधन कहा जाता है, यानी सिर का वापस से बंधन किया जाता है, सिरोबंधन कहा जाता है। ये एक दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट है। ओके तो मैंने कहा कि कभी कभी एक निश्चित आधार वर्ष को दोस्तों, निश्चित वर्ष पर आधार निर्मित सूचकांक को क्या कहते हैं? बंद कर दिया जाता है। तो उसको अपन बंद कर दिया जाता है दोस्तों। ओके, तो अगर बंद कर दिया जाता है, ओके तो इसको अपन इंग्लिश में क्या होता है? इसको ना स्प्लिंसिंग कहा जाता है। स्प्लिंसिंग कहते हैं, ये स्प्लिंसिंग कहलाता है, सिरोबंधन कहलाता है। यानी जब निश्चित आधार पर निकाले गए सूचकांक को बंद करके बंद होने वाले वर्ष को आधार मानकर नए सूचकांक माला की रचना की जाती है। तो इस स्थिति में नए सूचकांक माला को पुरानी सूचकांक माला से संबंधित कर दिया जाता है। इसको सिरोबंधन कहा जाता है। यानी एक तो देखो तो क्या हुआ कि इसमें तो देखो सिरोबंधन, स्प्लिंग क्या करना। ओके, इसको अच्छा इसको इंग्लिश है SPLIC, स्प्लिंसिंग कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि जब एक निश्चित आधार पर निकाले गए सूचकांक को बंद कर देते हैं अपन, तथा बंद होने वाले वर्ष को आधार मानकर नए सूचकांक माला की रचना की जाती है। जैसे सपोज करो ये 1990 से लेकर मैं 2011 तक की बात करूं तो ये 1991 है, मान लो ये 1992 है, ये 1993 है, ये 1994 है और ये 1995 मान लेते हैं। यहाँ पर ये आधार वर्ष था।
इसकी गणना यहाँ पर की, इसकी गणना यहाँ पर की, इसकी गणना, फिर यहाँ पर इसको बंद कर दिया, इसको बंद करके फिर यहाँ से इसको आधार मानकर आगे की गणना करना शुरू कर दिया, तो ये क्या कहलाता है? सिरोबंधन कहलाता है। इसको अपन सिरोबंधन कहते हैं। ओके, क्या होता है? सिरोबंधन कहते हैं। तो मित्रों मैंने यही तो समझाया कि जब किसी निश्चित आधार पर निकाले गए सूचकांकों को बंद करके, ओके लगा के, तो मित्रों मैंने क्या कहा कि जब एक निश्चित आधार पर निकाले गए सूचकांकों को बंद करके तथा बंद होने वाले वर्ष को आधार मानकर, जहां पर आधार मानकर नए सूचकांक माला का निर्माण किया, नई सूचकांक माला का निर्माण किया जाता है, उसको सिरोबंधन कहा जाता है। तो उसको सिरोबंधन कहा जाता है। ये याद रह जाओगे तो ये बात आप सभी को याद रह जाएगी कि जीवन में कभी इसको भूलोगे नहीं ना, इस बात को कभी तुम भूलोगे नहीं ना मेरे प्यारे साथियों, ये बात आपको जिंदगी में याद रहेगी ना। तो इसको सिरोबंधन कहा जाता है, ये अपना सिरोबंधन कहलाता है। अतः सिर को वापस से बांध दिया जाता है। ओके, सिर को वापस से क्या कहते हैं? बांध दिया जाता है, सिरोबंधन कहलाता है। तो बताओ ये याद रह जाएगी दोस्तों आप लोगों को। तो ये थ्योरेटिकल बात रहती है जो आपको याद रखने की आवश्यकता, जो इस बात को आपको याद करने की दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। इसको अपन सिरोबंधन की परिभाषा के अंतर्गत शामिल करते हैं। अतः ये सिरोबंधन की परिभाषा का पार्ट माना जाता है मित्रों के, ये सिरोबंधन की परिभाषा का पार्ट दोस्तों इसे माना जाता है मित्रों। ओके मित्रों, यहाँ तक की बात आप लोगों के माइंड में सेट हो गई क्या दोस्तों? अच्छे, यस या नो? अरे भाई यहाँ तक की बात आ गई। ओके, तो इसको सिरोबंधन की बात करते हैं। तो इसको सिरोबंधन की बात अपन करेंगे। ओके तो ये सिरोबंधन की बात यहाँ पर आ जाएगी। ओके, और सबसे बड़ी बात है तो यहाँ पर आपके सामने एक बात सुना, ये स्पेलिंग की बात अगर करो, मैं स्पेलिंग अगर इंडेक्स की मैं बात करूँ, इसकी इंडेक्स नंबर इसका बना, तो यहाँ पर आएगा मैं तो चालू वर्ष का नया सूचकांक, इसका सूत्र होगा चालू वर्ष का नया सूचकांक इनटू चालू वर्ष का नया सूचकांक इनटू मित्रों नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक। ये सूत्र भी याद रख लेना, पुराना सूचकांक, इसका अगर पुराना सूचकांक बटे में करेंगे आपका 100। अभी रुक जाओ अभी तसल्ली रखो, आज अपन पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों। आज इस इंडेक्स की मैं राम खताई खत्म कर दूंगा, इस इंडेक्स का मैं कड़े से खत्म कर दूंगा। हालांकि अभी तो इसके 100-200 क्वेश्चन और कराऊंगा। देखो तो मित्रों मैंने क्या कहा, तो यहां पर अगर आप लोगों को मैं कह दूं तो कि आपको अगर इंडेक्स निकालना तो चालू वर्ष का नया सूचकांक इंटू नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक बटे में 100 करते हैं। ओके, प्रश्न क्या है मित्रों? मैंने क्या कहा कि कभी कभार एक निश्चित आधार वर्ष पर जो निर्मित किया गया सूचकांक उससे तो अपन बंद कर देते हैं, और सूचकांक के बंद होने वाले वर्ष को फिर आधार मान लेते हैं, और फिर इसे नई सूचकांक की माला बना लेते हैं, तो उसे बोलते हैं सिरोबंधन कहते हैं, स्प्लिंग कहा जाता है। वो नया सिरोबंधन अपना कहलाता है। ओके, इसको अपन सिरोबंधन की परिभाषा में अपन शामिल करते हैं। आगे पृष्ठगामी सिरोबंधित सूचकांक, एक होता है पृष्ठगामी होता है मित्रों और एक अग्रगामी होता है। एक पृष्ठगामी होता है और एक होता है दोस्तों आपका अग्रगामी होता है। एक पृष्ठगामी होता है और एक अग्रगामी होता है। पृष्ठगामी सिरोबंधित सूचकांक हेतु चालू वर्ष के पुराने सूचकांक को 100 से गुणा करके किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? किसके द्वारा? तो नए आधार वर्ष के पुराने सूचकांक से उसको विभाजित किया जाता है। यानी नए आधार वर्ष के पुराने सूचकांक से उसको डिवाइड किया जाता है। अगर सिरोबंधित सूचकांक की अगर आपको गणना करनी है, ओके, पृष्ठगामी सिरोबंधित सूचकांक की गणना करनी है, यानी बैकवर्ड स्प्लिटिंग इंडेक्स की बात अगर करें। ओके मित्रों, तो यहां पर मैं एक बात और बता दूं मेरे प्यारों कि यहां पर आपके सामने आ जाता है कि मैं इसको ऐसे बोलूंगा इसको कि बैकवर्ड, क्या बोलूंगा मैं तो बैकवर्ड स्प्लिटिंग इंडेक्स की बात करूं, इंडेक्स नंबर की मैं बात करूं, तो इसका सूत्र क्या होता है? पहले सूत्र देख लो। इसका सूत्र होता है करंट ईयर ओल्ड इंडेक्स नंबर, करंट ईयर का ओल्ड इंडेक्स नंबर अपॉन करेंगे मित्रों ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। इस प्रकार से दोस्तों इसकी कैलकुलेशन की जाती है। इसको बैकवर्ड स्प्लिटिंग इंडेक्स कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं मित्रों कि अगर बैकवर्ड स्प्लिटिंग इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो ये कह रहा है कि चालू वर्ष के पुराने सूचकांक को, यानी चालू वर्ष के पुराने सूचकांक में दोस्तों
नए आधार वर्ष के पुराने सूचकांक को डिवाइड करके अपन बैकवर्ड स्प्लेनिंग इंडेक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये इसका सूत्र काम में लिया जाता है, ये यहाँ पर एक नया सूत्र काम में लिया जाएगा। आगे बहुत प्यारा प्रश्न है, सूचकांक निर्माण व विश्लेषण में। ये क्वेश्चन तो इतना सदाबहार है दोस्तों, इतना सदाबहार है, हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं टकराता रहता है, कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्रश्न टकराता रहता है। इसको मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की परिभाषा में मानता हूँ कि ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूचकांक के निर्माण और उसके विश्लेषण में निम्नलिखित में किसका प्रयोग उपयुक्त नहीं माना जाता? किसका प्रयोग उपयुक्त है? तो देखो, माध्यिका का प्रयोग नहीं करते। वैसे देखो इसको आंसर ये गलत है, इसको ऐसे करो, सूचकांक का निर्माण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्य कौन सा होता है? गुणोत्तर माध्य। इसको ऐसे याद रखना। बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा रेक्टिफाई कर लो। सूचकांक का निर्माण करने के लिए सबसे बेस्ट माध्य जो माना जाता है वो कौन सा होता है दोस्तों? आपका गुणोत्तर माध्य था। गुणोत्तर माध्य को अगला प्रश्न कुछ ऐसा ही बना है, किसके आधार पर बनाए गए सूचकांकों में उत्क्रमता का गुण होता है जो एक आदर्श सूचकांक का होना अनिवार्य का दर्शाता है? तो कौन सा था? गुणोत्तर माध्य। क्योंकि गुणोत्तर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए सूचकांक को दोस्तों अपन कहते हैं सर्वश्रेष्ठ सूचकांक कहते हैं। अतः गुणोत्तर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए सूचकांक को सबसे बेस्ट सूचकांक कहा जाता है, गुणोत्तर माध्य के आधार पर। ओके मित्रों, आगे अब देखो, नहीं इसमें आंसर देखो, ये नहीं था ना, नहीं है जब तो माध्यिका देगा, लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने इसको गुणोत्तर माध्य कर दिया कि सूचकांकों के निर्माण करने के लिए सबसे बेस्ट माध्य कौन सा होता है? तो गुणोत्तर, ओके, सूचकांकों का निर्माण करने के लिए सबसे बेस्ट माध्य होता है गुणोत्तर माध्य। ओके, आगे, और सूचकांक के निर्माण करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुणोत्तर माध्य को ही माना जाता है। अतः गुणोत्तर माध्य को सबसे बेस्ट माध्य के अंतर्गत अपन शामिल करते हैं। गुणोत्तर माध्य की बात अगर करें तो ये सबसे बेस्ट माध्य माना जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों कि निम्न में से कौन सी मान्यता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, लेस्पेर के सूचकांक को दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। लेस्पेर के सूचकांक को दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाते समय ली जाती है? कौन सी मान्यता ली जाती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों। पहला, उपभोग की जाने वाली वस्तुएं आधार वर्ष और प्रचलित वित्त में बिल्कुल समान होनी चाहिए। बिल्कुल दो, तभी आप इन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कर सकते हो। देखो तो ये पूछा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। ओके, आगे अब देखो तो, हाँ, अगर नहीं लिखा हो तो आंसर ए आएगा, फिर माध्यिका आएगा, क्योंकि माध्यिका का माध्यिका की, क्योंकि माध्यिका गुणात्मक तथ्यों की बात करता है और गुणात्मक तथ्यों के लिए दोस्तों सूचकांक काम में नहीं आता। भाई माध्यिका हमेशा गुणात्मक तथ्यों की बात करता है और गुणात्मक तथ्यों के लिए माध्यिका काम में नहीं, माध्यिका काम आती है। तो निम्नलिखित कौन सी? तो एक तो उपभोग की जाने वाली वस्तुएं आधार वर्ष और प्रचलित वर्ष में बिल्कुल समान होती है, विभिन्न स्थानों पर मूल्य उनका समान होना चाहिए, और उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा आधार वर्ष और प्रचलित वर्ष के बिल्कुल क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो इसका मतलब दोस्तों ये सारे के सारे बिल्कुल पॉइंट आप पर सत्य है। तो ये सारे के सारे बिंदु आपके सत्य माने जाएंगे। ये सारे पॉइंट है, यानी एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हुए इन सभी बातों को ध्यान में रखना। मुद्रा की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर का निर्माण करने के लिए दोस्तों कौन सा सूत्र होता है? 1/, कीमत सूचकांक, ये सूत्र होता है दोस्तों। बी आंसर आएगा इसका। आंसर बुक आपके आंसर की में ए था, गलत था। मुद्रा की क्रय शक्ति को, मुद्रा की क्रय शक्ति का मापन करने के लिए, मुद्रा की क्रय शक्ति का परचेजिंग पावर की बात आती है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति का मापन करने के लिए दोस्तों कौन सा सूचकांक सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति का मापन करने के लिए दोस्तों कीमत सूचकांक दोस्तों, यानी 1/, कीमत सूचकांक आपका सबसे बेस्ट होता है, ये सब जानते हो। अगला आता है तो सूचकांक के लिए फिशर का सूचकांक, लेस्पेर और पासे सूचकांक का क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। ये मैं बता चुका हूँ कि फिशर का सूचकांक, ये फिशर सूचकांक जो होता है तो ये क्या होता है? लेस्पेर सूचकांक और पासे सूचकांक का क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए फिशर के सूचकांक को दोस्तों बेटा समांतर माध्य उपयोग नहीं करते। लेकिन समांतर माध्य क्यों नहीं करते? करते ही ना, तो आप बताओ। बाउले का सूत्र नहीं करता, बाउले में नहीं करता, कि बाउले क्या कहता था? बाउले समांतर माध्य का उपयोग नहीं करता था क्या? कि लेस्पेर सूचकांक और पासे सूचकांक का समांतर माध्य बाउले का सूचकांक कहलाता, करता था नहीं करता था? हालांकि बेस्ट नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन करता तो था ही, लेकिन माध्यिका का उपयोग तो कभी करते ही नहीं। तो फिशर का सूचकांक लेस्पेर सूचकांक और पासे सूचकांक का गुणोत्तर माध्य होता है। इसीलिए दोस्तों फिशर के सूचकांक को सबसे बेस्ट सूचकांक की परिभाषा में शामिल किया जाता है। आपको बताना दोस्तों, यहाँ पर बताना कि कौन सा सूत्र किसके संबंध में। देखो,
लेस्पेयर की बात करें, लेस्पेयर हमेशा क्या करता है तो लेस्पेयर हमेशा आधार वर्ष की मात्रा को लेकर चलता है। लेस्पेयर हमेशा आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर कैलकुलेशन करता है। तो यहाँ पर ये आधार वर्ष की मात्रा है, तो इसका लेस्पेयर का मतलब तो 2 हो जाएगा। पासे हमेशा चालू वर्ष की मात्रा को लेकर चलता है, चालू वर्ष की मात्रा को लेकर। पासे हमेशा चालू वर्ष की मात्रा को लेकर चलता है, चालू वर्ष की मात्रा को लेकर, तो ये आपका पासे का हो जाएगा क्योंकि यहाँ चालू वर्ष की मात्रा है। और केली दोस्तों अपन क्वांटिटी को लेकर चलता है, केवल और केवल क्वांटिटी को लेकर चला है, तो ये केली का सूत्र हो जाएगा। तो केली का सूत्र भी आपका सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो केली का सूत्र भी दोस्तों यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाता है, केली के सूत्र को भी दोस्तों यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाता है। केली के सूत्र को भी दोस्तों यहाँ पर क्या था अपन कंसिडर करके चलते हैं। तो केली के सूत्र को क्या था कंसिडर करके यहाँ पर चलते हैं। तो अब देख लो, मैं तो यहाँ पर आएगा 2 1 और 3, 2 1 3, 2 1 3, इसका डी आंसर आपका डी हो रहा है दोस्तों, 2 1 3 नहीं है सर। अरे तुम दो एक तो देखो, एक तो ओके ओके दोस्तों पढ़ लो, मैं इतना कहूँ पढ़ लो। आप लोग अपने समय के साथ खेलना बंद कर लीजिए और पढ़ना आप लोग शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपके अंदर उतना ही निखार आपके अंदर आएगा। तो पढ़ना शुरू करो, बातें करना बंद करो। ओके आगे फिर आता दोस्तों का सूचकांकों के निम्नलिखित सूत्र का अवलोकन करना है कि ये सूत्र किसका है। और ये सूत्र किसका है ये बताना दोस्तों आपको। देखो तो मैं बता देता हूँ, तो ये तो था आपका, ये तो ये गलत है, P1 है, तो गलत है आपका P1 है, ये P1 है, P1 ये गलत है P1। ये है दोस्तों आपका किसका सूत्र है, लेस्पेयर का। और ये है दोस्तों किसका, पासे का। तो लेस्पेयर और पासे का जो औसत है वो आपका मार्शल एजवर्थ का सूत्र कहलाता है। मार्शल का सूत्र था। ये प्रश्न हमारा एग्जाम में पिछली बार भी पूछा गया था दोस्तों एक बार। तो ये मार्शल एजवर्थ का सूत्र माना जाता है। मार्शल का सूत्र मतलब मार्शल का, तो ये मार्शल का सूत्र दोस्तों, मार्शल के सूत्र की बात की जा रही है यहाँ पे। मार्शल के सूत्र नहीं, मार्शल का सूत्र बाहुल्य नहीं, मार्शल का मतलब ये मार्शल का सूत्र है। मार्शल ने दिया था मैं तो इस प्रकार से सूत्र, मार्शल का सूत्र था, इस प्रकार का सूत्र मार्शल का दिया गया था। बाहुल्य का अगला बात करते बताओ, अगले पॉइंट की बात करें। ये कहना चाह रहा हूँ कि सूचकांकों की चक्रीय परीक्षा तभी पूरी होती है जब सूचकांकों में भार का बिल्कुल प्रयोग ना हो, स्थिर भार का प्रयोग हो। भार का आंशिक प्रयोग गलत है, तो इसका या तो भार का प्रयोग ना हो, और भार का प्रयोग अगर होता है तो स्थिर भार का प्रयोग होना चाहिए, यानी सभी के लिए समान भार का प्रयोग होता है। तभी दोस्तों चक्रीय परीक्षण पूरा होता है। और चक्रीय परीक्षण पर कोई भी मापदंड खरा नहीं होता था, क्योंकि इस तरह का मापदंड, क्योंकि बिना वेटेज के आप इंडेक्स की कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। बिना वेटेज के आप इंडेक्स की कैलकुलेशन कहते ना, इंडेक्स की कैलकुलेशन करने के लिए प्रत्येक चीज को वेटेज देना जरूरी है। इसलिए चक्रीय परीक्षण दोस्तों क्या कहते हैं, कभी पूरा होता ही नहीं। चक्रीय परीक्षण पूरा क्यों नहीं होता, क्योंकि चक्रीय परीक्षण में वेटेज नहीं देता। और जब वेटेज ही नहीं होगा तो दोस्तों सिंपल से वो इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इस इंडेक्स की कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। ये बात आपके माइंड में सेट हो जाती है। तो सूचकांकों का चक्रीय परीक्षण पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें भार का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता या स्थिर भार का प्रयोग होता है। तो इसलिए चक्रीय परीक्षण पर कोई भी सूचकांक खरा नहीं उतरता, कोई भी सूचकांक का। तो भार का या तो प्रयोग नहीं होगा, और होगा तो सबको एक ही समान, सभी को एक ही तराजू में तोला जाएगा। अब आप बताओ मित्रों, इंडेक्स की कैलकुलेशन करने के लिए क्या सभी चीजों को एक समान वेटेज देना संभव है क्या? ओके, बिना वेटेज के क्या इंडेक्स इनएप्रिशिएट होता है? बिल्कुल, क्योंकि बिना वेटेज के आप इंडेक्स कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना भाई आपको वेट, देखो सूचकांक के लिए कुछ बातें जरूरी है। एक तो आधार वर्ष का होना जरूरी है, एक आपकी कुछ स्पेशल वस्तुओं का होना जरूरी है, और उनको अलग अलग प्रकार से वेटेज देना जरूरी है, तब जाके इंडेक्स की प्रॉपर कैलकुलेशन हो पाती है। अन्यथा इंडेक्स की कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। बिना वेटेज के इंडेक्स कभी सही हो ही नहीं सकता, वो सफल हो ही नहीं सकता। आगे बड़ा प्यारा प्रश्न है, यदि मूल्य स्थिर किसी आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 25% बढ़ जाता है तो रुपए की क्रय शक्ति कितनी हो जाएगी? तो 1/, आपका हो जाएगा दोस्तों 125, 1/, हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों अगर बात करें तो ये 125 हो जाएगा, तो अपन 100/125 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5 हो जाएगा, तो ₹0.80 हो जाएगा, यानी 80 पैसा आपका हो जाएगा। बहुत प्यारा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है दोस्तों। ओके, ये क्रय शक्ति को देता है। और मुद्रा की क्रय शक्ति का सूत्र क्या होता है? 1/,
आपका कीमत सूचकांक, 1 कीमत सूचकांक ये मुद्रा की क्रय शक्ति का सूत्र है। 1 कीमत सूचकांक ये मुद्रा की क्रय शक्ति का सूत्र होता है। आगे, निम्न में से कौन से सूचकांकों को समय उत्कीर्णता परीक्षण सही दर्शाता है? समय उत्कीर्णता परीक्षण क्या कहता है कि आपका आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष का सूचकांक और चालू वर्ष की कीमत के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक, इन दोनों का गुणनफल जो था वो 1 के बराबर था। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों ये चीज आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो देख लो कौन सा है, ये पहला ही है क्या, तो पहला ही आंसर आपका फिट बैठ जाएगा। ओके, क्योंकि तो समय उत्कीर्णता परीक्षण क्या कहता है कि आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष का सूचकांक और चालू वर्ष की कीमत के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो 1 के बराबर होता है। ओके, आगे एंड लास्ट आता है तो तत्व उत्कीर्णता परीक्षण पर सही गणितीय बात कौन सी आ जाती है? तो तत्व उत्कीर्णता परीक्षण कहता है मित्रों कि आपकी तत्व उत्कीर्णता परीक्षण क्या कहता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहता है कि आपका कीमत सूचकांक और क्वांटिटी सूचकांक का जो मान होता है वो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 के इक्विवेलेंट होता है। तो ये आपके सामने आ जाता है, तो यही आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नहीं सर, मैं गलत करूँ, ये गलत है। तो पहला आंसर का पहला ए होगा, ए ये हो गया आपका कीमत सूचकांक और ये हो जाएगा आपका क्वांटिटी सूचकांक। तो ये हो जाएगा आपका कीमत सूचकांक, ये क्वांटिटी सूचकांक, ये इसके मान के बराबर होता है। ए आंसर आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का एक स्पेशल टेस्ट इंडेक्स नंबर को लेकर। बताइए मित्रों, दिल से बताइए कैसा लगा आपको, इंडेक्स नंबर पूरा रिवाइज हुआ नहीं हुआ? और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इनसे बाहर प्रश्न ना आया है, ना आता है, ना आ सकता है। और अभी तो दोस्तों ट्रेलर है, असली पिक्चर तो आपकी बाकी है। ये दोस्तों कभी सर कभी चाय पीने आओ, आरबीडी पब्लिकेशन आओ कभी तो। अच्छा पूजा, आप आरबीडी में काम करते हो क्या पूजा? मैं आरबीडी पब्लिकेशन आज ही आया था, आज ही आके गया था, कल भी आऊँगा, कल भी काम है मेरे को आरबीडी पब्लिकेशन। चलो ठीक, आता ही रहता हूँ, आता हूँ, काम चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा मजा आया दोस्तों? अभी तो तुम देखते जाओ दोस्तों, तुमको मैं कहाँ तक लेके जा रहा हूँ मित्रों, कहाँ तक आपको लेके जा रहा हूँ मित्रों। अभी तो तुम देखते जाओ, अभी तो तुम देखते जाओ। बता दो डिम्पल, बता दूंगा। नहीं मैं वहीं रहता हूँ, वहां का आरबीडी में रहते हो क्या? अब तुम यार कभी कभी तो शाम को चाय पी ले, बना लिया करो, मैं भी चाय पीने, चाय या नाश्ता वास्ता बना बुला लिया करो, सब लोग है ना, चाहे कोई भी हो। चलो मित्रों, मस्त रहा करो, खुश रहा करो। तो अच्छा लगा सर आज के। अच्छा दोस्तों, आज तुम्हारी क्लास शाम को नहीं होगी, मैं नेट वालों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि नेट वाले बच्चों को पढ़ाना जरूर, तुम बहुत नाराज हो जाते हैं कि सर आप तो उनको ध्यान देते हो, मेरे को नहीं। चले मित्रों, नहीं तो पूजा वहीं काम करते हो क्या? ऐसे कैसे बता पड़ेगा, वहीं काम करते हो क्या करते हो पता नहीं। कॉन्फिडेंस आ रहा है अब, अरे यार कॉन्फिडेंस तो हाई लाओ यार दोस्तों, कॉन्फिडेंस हाई लाओ दोस्तों, मजा आएगा। तो कॉन्फिडेंस हाई लाना चाहिए। ओके चलिए मित्रों, सिविल लाइन्स, अच्छा वहीं रहते हो। अब मैं ऐसे नहीं जानता ना सर, जिसका सिलेक्शन उसको टी शर्ट मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी टी शर्ट। क्या तुम मेरे दिलों में बसोगे? अपन एक ग्रुप फोटो खींचेंगे, एक अच्छा फंक्शन करेंगे सर। ये 20 नंबर 10 डाल दूंगा दोस्तों। ओके डाल दो। ओके चलिए मित्रों, आज के लिए विदा, ऑल द बेस्ट। कल का टॉपिक मैं बता दूंगा क्या रहेगा। वैसे टॉपिक बता क्या रहेगा कल का, मैं पहले बता दूँ। कल अपन बात करेंगे ये वाइटल स्टैटिक्स के क्वेश्चन करेंगे कल, वाइटल स्टैटिक्स के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे कल। ओके थैंक यू मित्रों, टेक केयर मित्रों, बाय बाय। मिलते हैं अगली कक्षा में, कल मिलेंगे तो।